आपका हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उस पर आज हम लोगों का डिस्कशन होना है। आज का डिस्कशन का टॉपिक है BRABU बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2017। इस परीक्षा में आने वाली जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वह क्वेश्चन पेपर कहाँ से कैसा क्वेश्चन आया है, कैसे उसका आंसर करेंगे, कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आगे आने वाली जो परीक्षा है उसको आप अच्छे से लिख सकेंगे। परीक्षा के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन का यही मुख्य उद्देश्य होता है कि आप यदि इस कक्षा के, इस क्लास के, इस वर्ग के छात्र हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे अच्छे से प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर, जिससे कि हमें अच्छे अंक आ सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया है कि आपको इस क्वेश्चन पेपर की व्याख्या की जाए, क्योंकि परीक्षा हॉल में जब आप जाते हैं परीक्षा लिखने के लिए तो वहाँ पर आपको समझाने वाले कोई नहीं होते हैं, शिक्षक। उनका काम है कि क्वेश्चन पेपर को समझा देना है, और उतना आप खुद समझदार होते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद आप आते हैं बीएड करने के लिए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर समझाने के लिए कोई नहीं होते हैं, आप खुद क्वेश्चन समझते हैं और खुद उसका आंसर करते हैं, और जैसा आप समझते हैं वैसा उसका आंसर लिखते हैं। बाद में रिजल्ट मिलता है कि आप वहाँ समझाया जाता है, यदि अच्छे से और कोई शिक्षक आपको समझाए होते तो और अच्छा आप पेपर लिख सकते थे, अच्छे अंक आ सकते थे। तो इसी कारण मैंने प्रयास किया है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उस पर आपको समझाऊं, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को समझ सकें और आगे आने वाली जो परीक्षा है, आप जिस भी सत्र के स्टूडेंट हैं, आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध हो, हमारा यह प्रयास है। हमारा यह YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आप सबों के लिए हमेशा प्रयास करता है कि जितना हो सके हमारे इस YouTube चैनल से आपको इसका लाभ मिल सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी जो परीक्षाएं होने वाली है आगे आने वाले सत्र में, उसके लिए यह क्वेश्चन पेपर का जो रिवीजन है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए भी करना आवश्यक है कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी आपकी प्रथम वर्ष की, फर्स्ट ईयर की, वह निश्चित रूप से हमारा गेस आपको मिलेगा, और गेस उन्हीं को मिल सकेगा जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। दूसरी बात यह निकल करके आती है कि आपको यदि हमारा यह प्रयास, क्वेश्चन का रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और आप यदि उपयोगी समझते हैं तो आप हमारे इस चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी हमारी आपके लिए प्रयास होगी वह इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब चलिए समय को बिना बिताए, बिना देर किए हम अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पेपर है कोर्स 1। आज का हमारा पेपर है कोर्स 1 और इसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फुल मार्क्स 80 का, और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। इस 80 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि आपका यह पेपर कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 नंबर आपके थ्योरी में हैं और 20 नंबर असाइनमेंट में होते हैं। यह 20 नंबर का जो असाइनमेंट है बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि वह आपके कॉलेज के, आपके महाविद्यालय के इंटरनल मार्क्स के तौर पर दिए जाते हैं, और यह आपकी 80 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का असाइनमेंट दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स का यह पेपर होता है। तो यह बहुत ही अच्छा स्कोरिंग पेपर है। और एक चीज़ आगे आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि यह कोर्स 1 पेपर जो है कि 5 यूनिट में है। 5 यूनिट अर्थात हर यूनिट से आपके 2-2 प्रश्न रहेंगे, अर्थात कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होते हैं। 10 प्रश्नों के साथ आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उस पर हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे क्या ऑप्शन रहता है। तो 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन, अर्थात हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रहते हैं। दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यही कारण है कि आप यहाँ पर निर्देश में देख रहे हैं, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट। आपको अभी जो मैंने बताया वह स्पष्ट करता है कि हर एक यूनिट से आपको 2-2 प्रश्न रहेंगे, और उन 2-2 प्रश्नों में से आपको यहाँ पर उत्तर करने हैं। एक एक प्रश्न को यूनिट से 2 प्रश्न जो रहेंगे, एक यूनिट से एक प्रश्न को करना है, अर्थात आपके पास 10 प्रश्न है। क्वेश्चन 1 और 2 जो होंगे यूनिट 1 के प्रश्न होते हैं।
इस दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, अच्छा सा अभिप्राय यह है कि जो आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंटली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा नंबर आएगा, उम्मीद करते हैं कि हमें इसमें अच्छा नंबर आ सकता है, वैसे प्रश्न को आप टच करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की जो यहाँ पर आपके सामने जो दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, बताने का मैं प्रयास करता हूँ, और जहाँ तक हो सके मैं इसकी व्याख्या भी करता चलूँगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो गया। हमारे इस YouTube चैनल के साथ आखिरी तक बने रहे, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आगे आने वाली परीक्षा में आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, आप उसको बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप उसका आंसर कर सकें और उसका पूरा लाभ ले सकें। पहला कहा गया है कि बाल्यावस्था के विभिन्न आयामों का संक्षेप में वर्णन करें एवं बाल्यावस्था के विकास में इसकी क्या प्रभाव है, इनकी चर्चा करना है। तो बाल्यावस्था को हम जानते हैं कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो यह जब बाल्यावस्था शुरू होती है तो बाल्यावस्था से जो हमारा ग्रोथ होता है उसमें कैसे कैसे हम बाल्यावस्था में उम्र के साथ जन्म लेने के बाद से ही हमारी बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, और बाल्यावस्था किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं वयस्क होने तक, यौवनावस्था तक, इन सभी स्टेप्स को आपको इसमें लिखने हैं। और कौन कौन से हैं इसको आपको लिखना है, जैसा कि आपको पियाजे साहब ने बताया है या और भी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, आप पढ़े हैं, उसकी व्याख्या आप इसमें करेंगे, जिससे कि यह आपका उत्तर काफ़ी उपयोगी होगा। अब बात यह निकल कर आती है कि यदि आप पहले प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, जो कि कह रहा है कि कुलन वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा आपको करनी है। यहाँ यूनिट 1 से यह 2 क्वेश्चन हो गए, इस दोनों में जो आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं उसके ऊपर आपको अपना उत्तर देना है। अब यूनिट 2 आपके सामने है। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इस दोनों में से किसी एक को आपको करना है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। यह प्रश्न है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक किशोरावस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर चर्चा करना है। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर से एक बार सुनिएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक किशोरावस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है कि किशोरावस्था की प्रमुख मुद्दों की व्याख्या करें। इन दोनों अवस्थाओं में से इन दोनों क्वेश्चन अर्थात 3 और 4 जो क्वेश्चन है यह यूनिट नंबर 2 का है। इस दोनों में से जो आपको अच्छा लगे किसी एक प्रश्न की व्याख्या करेंगे, और एक प्रश्न जो है आपका 16 नंबर का है, अर्थात 16 पंच 80, जो 5 क्वेश्चन है कुल मिलाकर के 80 नंबर के होते हैं। अब यूनिट 3 से है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। विद्या में पढ़ने वाले लड़कियों की समाजीकरण में औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों की व्याख्या करें। लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। यहाँ लिंग पहचान से अभिप्राय यह है कि आप पुरुष और महिला की पहचान कैसे करते हैं, और पढ़ाई में विद्या में पढ़ने वाली लड़कियों के समाजीकरण में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की व्याख्या करना है। अर्थात लड़कियां जो पढ़ने के लिए घर में पढ़ती हैं और घर से बाहर निकलती हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर में होने वाली पढ़ाई को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, और विद्यालय में जाकर पढ़ने वाली जो शिक्षा होती है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यह समाजीकरण में कैसे उपयोगी है लड़कियों के लिए, इस पर हमें व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समाजीकरण की परिभाषा दें एवं समाजीकरण में धर्म एवं समुदाय के कार्यों की व्याख्या करें। तो समाजीकरण की परिभाषा देना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो समाजीकरण की क्या व्याख्या होगी, इस पर आप यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए और इसका उत्तर देना है। यह आपका हो गया यूनिट नंबर 3। 5 और 6 प्रश्न है, इसमें से किसी एक के जवाब देने हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 7 और 8। यह हो गया यूनिट 4 का प्रश्न। यह कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षार्थियों में क्या अंतर है। क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षार्थियों में क्या अंतर है। सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थात सोशल स्तर से और कल्चरल स्तर से शिक्षार्थियों में क्या अंतर पाया जाता है। शिक्षार्थी पर घर की भाषा के प्रभाव की विवेचना करें। शिक्षार्थी पर घर की भाषा के प्रभाव की विवेचना करें। अर्थात जो घर की भाषा है
जो हम घर में भाषा को बोलते हैं वह किस प्रकार से उस विद्यार्थी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, इसके बारे पर आपको विचार देना है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में मूल्यांकन की विभिन्न विधियां क्या हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं में मूल्यांकन की विभिन्न विधियां क्या हैं, विवेचना करें। और इस प्रकार से क्वेश्चन 7 और 8 हो गया यूनिट नंबर 4 से। अब लास्ट है यूनिट नंबर 5। उसमें से आपको 2 प्रश्न मिले हैं। वह है कि पहचान निर्माण क्या है, उसके बाद है पहचान निर्माण के निर्धारकों की विवेचना करें। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्यालय शिक्षार्थियों के पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे, अर्थात इसकी विवेचना करें। तो यहाँ पर हमारा यह 2 क्वेश्चन पहचान से रिलेटेड है और इस पर आधारित आपको दोनों ही प्रश्न के जो उत्तर आपको बढ़िया से आते हैं, अच्छे से आते हैं, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इस प्रकार से 5 यूनिट से एक एक प्रश्न आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, अर्थात आप 16 पंचे 80 नंबर का आपका पेपर 1 थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाता है। आप अच्छे से लिखें जहाँ कि आपको अच्छे अंक आ सकते हैं। आपको फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी समस्या को रखें, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को दूर कर सकूं। चलिए अब इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स नंबर 2 हमारा है और इसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका भी पेपर जो है कि 100 मार्क्स का होता है और इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको लिखना है वह 80 नंबर का है और 20 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं, जो दोनों मिलाकर के 100 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर होता है। जिसमें पहला पेपर यहाँ जो आप देख रहे हैं यह 3 घंटे का होता है। अब प्रश्न यहाँ शुरू यह होता है पहला कि यहाँ भी आप सेम तरीके से देखेंगे, यह जो C2 का पेपर है, कोर्स 2 का पेपर है, यह भी टोटल मिला करके आपके 80 नंबर के होते हैं। 5 यूनिट इसमें पढ़ाई आती है और प्रत्येक यूनिट से आपको 2-2 प्रश्न रहेंगे। ऑप्शनल रूप में आप 2 में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं जिसे आप अच्छे ढंग से जानते हैं। और 16 नंबर का एक प्रश्न होता है, अर्थात 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 16 पंचे 80 नंबर का यह पेपर है। अब मैं शुरू करता हूँ यूनिट नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। कहा गया है, प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस कथन की आलोचना एवं समीक्षा करें। यहाँ त्रिध्रुवीय से अभिप्राय यह है कि पहले 2 ध्रुवीय होता था, अब पर्यायी जो है कि त्रिध्रुवीय है, अर्थात इसके 3 मुख्य तत्व हैं। एक पहला होता है विद्यार्थी, दूसरा होता है शिक्षक और तीसरा होता है करिकुलम या पाठ्यपुस्तक। इस तरीके से क्या है कि आज के समय में शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कही गई है। इसका आलोचनात्मक समीक्षा करने को आपको मिलेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? डिस्कशन द डिटेल्स द वेरियस एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो इस तरीके से यूनिट 1 से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है जो आपको अच्छे से आता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हम देखते हैं कि क्या है। यूनिट नंबर 2 से है 3 और 4 नंबर प्रश्न। बीते काल के विभिन्न धर्मों की शिक्षा से भारतीय शिक्षा को प्राप्त नियामक दृष्टि की व्याख्या करें। बीते काल के विभिन्न धर्मों की शिक्षा से भारतीय शिक्षा को प्राप्त नियामक दृष्टि की व्याख्या करें। अर्थात क्या कह रहा है, बीते काल की विभिन्न धर्मों की शिक्षा से भारतीय शिक्षा को, कहने का मतलब हुआ कि पाश्चात्य में जो हमारे यहाँ शिक्षण की जो पद्धति थी उसमें धर्म को शामिल करके जो हमें ज्ञान दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, उसमें भारतीय शिक्षा को प्राप्त नियामक, अर्थात उससे भारतीय शिक्षा किस प्रकार प्रभावित हुई और कैसे यह हमारे लिए उपयोगी है, इस डायरेक्शन में आपको व्याख्या करनी है
और उसी पर आपको अपने विचार देने हैं। यही बात कहा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बीते साल की विभिन्न धार्मिक धर्मों की शिक्षा, विभिन्न धर्मों की, यह नहीं कि केवल हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यह विभिन्न धर्मों की शिक्षा भारतीय शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है, इस बारे में आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान के शैक्षणिक प्रावधानों की विवेचना करें जो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों को अभिव्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यह हो गया कि भारतीय संविधान के शैक्षणिक प्रावधानों की विवेचना करें जो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत शैक्षणिक प्रावधानों की विवेचना करें जो लोकतंत्र, समानता, अर्थात हमारे लोकतंत्र में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय का जो अधिकार मिला है, यह एक आदर्श है। इसकी अभिव्यक्ति हम कैसे करेंगे, इस पर चर्चा हो रही है। तो यूनिट 2 आपका पूरा होता है। पहला यूनिट था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दूसरा यूनिट है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात कर रहे हैं जो कि यूनिट 3 से बिलोंग करता है। शैक्षणिक दर्शन को परिभाषित करें, प्रमुख विशेषताओं की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। शैक्षणिक दर्शन को परिभाषित करें, अर्थात जो यहाँ आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, अर्थात दर्शन के कई आयाम हैं, उसमें से एक आयाम आपका शैक्षणिक दर्शन भी है। इसके बारे में आपको परिभाषा देना है तथा इसके बारे में विशेष व्याख्या करनी है। यह यूनिट नंबर 3 का प्रश्न है। 5वां नंबर। 6वां कहता है कि प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुयायियों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों तथा अनुशासन पर इनसे क्या प्रभाव डाला जाता है, इस पर भी आपकी व्याख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यूनिट 3 आपका पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस तरीके से पूरा हुआ। अब बात आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 7 वह कहता है जो कि यूनिट नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। वर्तमान सामाजिक तनाव को वे कहाँ तक दूर कर सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें एवं वर्तमान सामाजिक तनाव को वे कहाँ तक दूर कर सकते हैं। आप जो विद्यार्थी हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ या आप खुद समझ रहे हैं कि जो हमारे पास यूनिट 4 है वह यूनिट 4 वैज्ञानिक महानुभाव महापुरुषों के जीवन पर आधारित है और उनकी जो शिक्षा के प्रति विचार थे उसी को लेकर के हम लोग C2 के यूनिट नंबर 4 में पढ़ते हैं। तो यह प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है जिसमें आपको यह जवाब देना है कि स्वामी विवेकानंद के जो शैक्षिक विचारधारा थी उस पर क्या आपको कहना है तथा सामाजिक तनाव को यह कहाँ तक दूर करता है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। वहीं इसका जो ऑप्शनल पेपर है अथवा में वह साफ साफ यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन करता है, कहीं से घुमा करके यह प्रश्न नहीं है, जिसमें लिखा है कि प्लेटो अथवा रूसो के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें। प्लूटो अथवा रूसो की शैक्षिक विचारों की विवेचना करें। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 8, अर्थात यूनिट 4 आपका पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान स्कूली प्रणाली को परिभाषित करें। समान स्कूली प्रणाली को परिभाषित करें। तो यहाँ आगे देखते हैं क्या है कि प्रत्येक को समायोजित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि समान स्कूली प्रणाली को परिभाषित करें। क्या समान स्कूलिंग प्रणाली को परिभाषित करें। जहाँ जहाँ हम देखते हैं स्कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में यहाँ कही जा रही है एवं प्रत्येक को समायोजित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, इस पर हम लोगों को चर्चा करना है। अर्थात यूनिट 5 का यह पहला क्वेश्चन है। और लास्ट कहता है कि शिक्षा के अधिकार बल तथा उनके प्रावधानों की चर्चा करना है। शिक्षा के अधिकार बल तथा उनके प्रावधानों की चर्चा करना है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अर्थात हमारा यूनिट 5 पूरा हो जाता है।
और आप 5 प्रश्नों का उत्तर देते हैं 10 प्रश्नों में से, और कुल मिलाकर के 16 पंचे 80 नंबर का यह पेपर पूरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर क्या है। यह कोर्स नंबर 3 है। कोर्स 3 है जिस पर कि हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। तो कोर्स नंबर 3 है, उसे हम लोग कहते हैं लर्निंग एंड टीचिंग। यह भी 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 80 नंबर जो हमारा है वह है थ्योरी का, और 20 नंबर हमारा है वह है असाइनमेंट का। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बात कही जा रही है वह है, यह पेपर 3 घंटे का है। यह पेपर क्या है, 3 घंटे का है, और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या कहता है यह प्रश्न कहता है कि यहाँ पर टोटल आपके 10 प्रश्न हैं। 10 में से 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जो 5 यूनिट में बटे हैं, अर्थात सभी यूनिट से 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि आंसर यानी 5 क्वेश्चंस सिलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, यानी प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ देना है। पहला प्रश्न कहता है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम की प्रकृति की विवेचना करें। एक शिक्षक अधिगम को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है। यह प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अधिगम का निर्माणात्मक उपागम क्या है। अधिगम का निर्माणात्मक उपागम क्या है, और वर्तमान शैक्षणिक परिवेश में इस उपागम की प्रासंगिकता की विवेचना करें। क्या है, अधिगम का निर्माणात्मक उपागम क्या है, एवं वर्तमान शैक्षिक परिवेश में इस उपागम की प्रासंगिकता की वर्णन करें। इस तरीके से हमारा यूनिट 1 पूरा होता है, जिसमें हम 2 प्रश्न को यहाँ देख रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारा शुरू होता है, अर्थात यूनिट 2 में हमारे पास जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वह यह है कि अवधारणा और स्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अवधारणा और स्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कक्षा शिक्षण में इस कारकों की क्या भूमिका है। अर्थात जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो अवधारणा और स्मृति का क्या महत्व है, इस पर हमें व्याख्या करनी है। अब बात आती है कि प्रश्न नंबर 4 अर्थात यूनिट नंबर 2 का आखिरी प्रश्न है। 2 में से हमें 1 प्रश्न का उत्तर देना है। चौथा प्रश्न कहता है कि अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। अपनी कक्षा में अधिगम स्थानांतरण हेतु क्या करेंगे। अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं तथा अपनी कक्षा में अधिगम स्थानांतरण हेतु आप क्या करेंगे। इस प्रकार यूनिट 1 और 2 पूरा होता है। यूनिट 3 पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न हैं, 2 ऑप्शनल हैं, उसमें से 1 प्रश्न का उत्तर देना है। शिक्षा की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अधिगम की सुगमता एवं प्रबंधन में शिक्षण की भूमिका का विश्लेषण करें। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, अर्थात जो हम पढ़ा रहे होते हैं टीचिंग, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अधिगम की सुगमता और प्रबंधन, अर्थात जो हम पढ़ा रहे हैं यह कैसे सुगम होगा और इसका कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे, इसके प्रबंधन में शिक्षण की भूमिका की विश्लेषण करें। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि व्यवहारिकता व्यवहारवादी मानववादी रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अंतर्निहित मान्यताओं में तुलना करें। क्या है प्रश्न नंबर 6, व्यवहारवादी मानवतावादी तथा रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अंतर्निहित मान्यताओं में तुलना करें। इस प्रकार यह यूनिट नंबर 3 हमारा समाप्त होता है। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 और 8। इसमें से जिस प्रश्न को आप अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं उस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। क्या है कि 7वां प्रश्न कहता है कि यूनिट अर्थात इकाई योजना क्या है। यूनिट प्लान क्या होता है। यूनिट प्लान क्या होता है, आपने जब लेसन प्लान पढ़ेंगे यह तो उसमें पता चलेगा, उसका छोटा भाग है यूनिट प्लान अर्थात इकाई योजना। इसके उद्देश्यों की चर्चा करें तथा इस इकाई योजना का एक ढांचा भी तैयार करें, अर्थात इसका एक फॉर्मेट तैयार करना है
कि इकाई योजना कैसे बनती है, इसके बारे में कहा गया। शिक्षण की प्रदर्शनात्मकता तथा खोज की विधि की तुलना करें। शिक्षण की प्रयोगात्मकता अर्थात जो यहाँ पर कही जा रही है उसको, एवं खोज की विधि पर आपको क्या करना है, प्रदर्शनात्मक तथा खोज विधि की विवेचना करना है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, और इस प्रकार आपका यूनिट नंबर 4 पूरा होता है। यूनिट नंबर 5 क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूक्ष्म योजना से आप क्या समझते हैं, जिसे कि हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट होता है, यह एक सामान्य प्लानिंग नहीं होती है, इसे सूक्ष्म प्लानिंग भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही माइनर होता है। प्रस्तावना कौशल के लिए सूक्ष्म योजना किस प्रकार की जा सकती है, इस पर भी हमें व्याख्या करनी है। 10वां प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेश क्या है। कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशों का प्रबंध कैसे किया जा सकता है, इसे विस्तार से समझें। यहाँ प्रश्न संख्या 9 और 10 है। पहला है सूक्ष्म योजना से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रस्तावना कौशल के लिए सूक्ष्म योजना किस प्रकार से की जा सकती है। और 10वां प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेश क्या है। कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, विस्तार से बताएं। तो ये हो गया यूनिट 5। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। टोटल मिलाकर के 5 प्रश्न हो गए ऑप्शन के साथ, और एक प्रश्न कैरी करता है 16 नंबर, अर्थात 80 नंबर का यह पेपर कोर्स 3 आपका पूरा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोर्स 4 की ओर, जो लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम के नाम से जाना जाता है। और यह पेपर जो थ्योरी मार्क्स है इसका 40 होता है, तथा इसके लिए समय 3 घंटे दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पिछले दिन भी बताया था कि जो 40 नंबर के पेपर होते हैं वह 3 यूनिट में होते हैं, और जो 80 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वह 5 यूनिट के होते हैं। यहाँ 40 नंबर हो गए आपके थ्योरी के, 10 नंबर हो जाते हैं आपके असाइनमेंट के, अर्थात कुल मिलाकर के 50 नंबर का यह पेपर है, अर्थात C4 लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम जो हमारा है। अब यहाँ पर आपको टोटल 6 प्रश्न रहेंगे, अर्थात 3 यूनिट से 2-2 प्रश्न, और दोनों मिला करके आपके पास 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। हर एक यूनिट से 2-2 प्रश्न, अर्थात 6 प्रश्न में से 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। भाषा का क्या अर्थ है, इसके स्वरूप और प्रकृति की विवेचना करें। यह क्या कहता है, भाषा का क्या अर्थ है, इसके स्वरूप एवं प्रकृति की विवेचना करें, अर्थात इसकी बारे में आपको लिखना है। भाषा लैंग्वेज के बारे में कह रहा है। इसका दूसरा प्रश्न है कि वागोत्स्की के सिद्धांत के संदर्भ हेतु बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, वागोत्स्की के सिद्धांत के संदर्भ लेते हुए बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को बताना है। तो वागोत्स्की का जो सिद्धांत था आप अपने यहाँ टीचर से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे CTET की तैयारी से संबंधित जो कई एक वीडियो हैं उसको आप देखिए, उसमें वागोत्स्की के सिद्धांत को बताया गया है, आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको चलते चलते इस क्वेश्चन बैंक के द्वारा बताना चाहता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है, अभी जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने पहले CTET की तैयारी से रिलेटेड टॉपिक के रूप में बताया हुआ है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक चीज़ और मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, आप B.Ed के जो छात्र छात्रा प्रशिक्षु हैं उनके लिए कि आगे आने वाले समय में मैं इन क्वेश्चनों का आंसर भी डालूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी और आसान हो जाएगी और अच्छी हो सकेगी। तो आप यदि अच्छा समझते हैं, उचित समझते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते चले साथ साथ, जिससे कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको नया नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिल सके। और जो आपको प्रॉब्लम हो बेझिझक हमारे पास अपने प्रॉब्लम को कमेंट्स के रूप में डाल सकते हैं, मैं उसको 100% प्रयास करूंगा कि आपको इसका समाधान दे सकूं। चलिए, तो अब यूनिट 2 शुरू होता है। इस पर हम लोगों के पास 2 प्रश्न हैं, इसी 2 में से किसी एक के जवाब देने हैं। विभिन्न विषय के क्वेश्चन नंबर 3 है कि विभिन्न विषय के अध्ययन में भाषा का क्या महत्व है, अर्थात जो हम अलग अलग विषय पढ़ते हैं, हिंदी में हिंदी भाषा, इंग्लिश में इंग्लिश भाषा, मैथ में दोनों तरह की भाषाएं होती हैं। यूँ तो मैथ भी अपने आप में एक भाषा है, फिर भी उसको समझने के लिए हम
या तो हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं, यही बात यहाँ कही जा रही है कि विभिन्न विषय के अध्ययन में भाषा का क्या महत्व है। विद्यालय की भाषा एवं समझ के माध्यम अर्थात बालक की क्या भाषा में अंतर के उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की विवेचना करें। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा होता है। प्रश्न नंबर 4 अर्थात यूनिट नंबर 2 का दूसरा यह क्वेश्चन है कि विद्यालय में एक विषय के रूप में भाषा अध्ययन की उद्देश्यों की विवेचना करें तथा दीर्घकाल में ये अध्ययन तथा संप्रेषण भाषा में किस प्रकार सहायता करते हैं, इस बात का हमें ध्यान देना है, यह प्रश्न का जवाब देना है। विद्यालय में एक विषय के रूप में भाषा अध्ययन की उद्देश्यों की विवेचना करें तथा दीर्घकाल में यह अध्ययन तथा संप्रेषण भाषा में किस प्रकार सहायता करते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ लिखना है। यह यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूरा हुआ, जिसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। अब प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान देना है। त्रिभाषा सूत्र क्या है? उत्तरी एवं दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए इसके मुख्य निर्देशों की विवेचना करें। यहाँ कहा जा रहा है जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, त्रिभाषा सूत्र। तो आपको इस बात को जानना चाहिए या जानने की आवश्यकता है। NEP 2005 या NCF 2005 में यह प्रावधान किया गया था कि व्यक्ति को हिंदी और इंग्लिश भाषा के अतिरिक्त वहाँ की एक रीजनल लैंग्वेज भाषा भी आनी चाहिए या पढ़ाई जानी चाहिए, जिसे कि हम त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं। इससे उस क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई में आसानी होती है। इसलिए हिंदी तथा इंग्लिश के अतिरिक्त एक लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, इसे ही हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। यह NCF 2005 में भी आया था और 2020 आई है, इसमें भी इसका कुछ विशेष जिक्र किया गया है। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है? उत्तरी एवं दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए इनके मुख्य निर्देशों की विवेचना करें। आपके टीचर पढ़ाए होंगे या आपने जो प्रयास किया होगा उसके आधार पर इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि छठा प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य सिफारिशों की विवेचना करें। क्या है, फिर से सुन लीजिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य सिफारिशों की विवेचना करें। इस प्रकार हम पाते हैं कि यूनिट 4 हमारा पूरा होता है और आपको इस 6 प्रश्न में से 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं और यह हमारा जो पेपर है C4 वह 40 नंबर का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर ही कारगर साबित होगा, भविष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और इसी उम्मीद के साथ आगे हम बढ़ते हैं कि आप हमारे इस प्रयास को वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे। कोर्स नंबर 5, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, यह पेपर भी थियोरिटिकल भाग 40 नंबर का और असाइनमेंट भाग 10 नंबर का है। कुल मिलाकर के यह C5 का पेपर 50 नंबर का होता है, जिसे 3 घंटा में हमें सॉल्व करना रहता है। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि 50 नंबर के जो पेपर होते हैं, 40 नंबर के जो पेपर होते हैं, वह 3 यूनिट होते हैं। 3 यूनिट से 6 प्रश्न होंगे और हर एक यूनिट से 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 1 और 2 यूनिट 1 से क्या कहता है। एकाडमिक विषय को परिभाषित करें। मानव ज्ञान का विभिन्न विषयों के वर्गीकरण की चर्चा करें। एकाडमिक विषय अर्थात एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, को परिभाषित करें। मानव ज्ञान का विभिन्न विषयों का वर्गीकरण से कैसे इसका संबंध है, इसके बारे में बताना है। दूसरा प्रश्न है कि विद्यालयी विषयों एवं एकेडमिक विषयों में किस प्रकार का संबंध है। विद्यालय विषय और एकेडमिक विषय में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षार्थियों के विकास में विद्यालय विकास किस प्रकार सहायक होता है, इस पर भी चर्चा करनी है। राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति अर्थात नेशनल जो हमारा क्या उसको बोलते हैं, नेशनल उद्देश्य एम होता है,
वह किस तरीके से हमारे शिक्षार्थियों के लिए विकास में सहायक है और यह विद्यालय विषय को किस प्रकार सहायक होता है, वह बात हो रही है। अब प्रश्न आता है यहाँ निकल करके कि 3 और 4 जो कि यूनिट नंबर 2 से है। विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिए आप शिक्षार्थियों के किस प्रकार की परियोजना, कार्य एवं क्रियाकलाप की सलाह देंगी। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिए आप शिक्षार्थियों के किस प्रकार की परियोजना, कार्य एवं क्रियाकलाप की सलाह देते हैं। विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिए, यहाँ ध्यान देने की बात है कि विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिए आप शिक्षार्थियों को किस प्रकार की परियोजना पर क्रियाकलाप का सलाह देते हैं। और चौथा प्रश्न है कि एकेडमिक विषयों में विकास के अनुसंधान का क्या महत्व है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के विभिन्न सोपानों की व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारा प्रश्न यह कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 3 क्या कहता है, इस पर हम ध्यान देते हैं। 5वां और 6ठा प्रश्न यूनिट नंबर 3 से है। अंतर विषयक अध्ययन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय स्तर पर अंतर विषयक अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालें। फिर से बताना चाहता हूँ कि अंतर विषयक अध्ययन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय स्तर पर अंतर विषयक अध्ययन के महत्व पर विवेचना करें। और 6ठा प्रश्न कहता है क्या अंतर विषयक विषयों के अध्ययन में विषयों की गहन ज्ञान की आवश्यकता है। अपने मत की पुष्टि करें। क्या अंतर विषयक अर्थात हुआ, इसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड डिसिप्लिन डेप्थ, उसमें क्या गहराई की आवश्यकता, गहन ज्ञान की आवश्यकता है। अपने मत की पुष्टि करें। तो यदि आप इस दिए गए कोट से तैयार हैं, सहमत हैं कि हाँ ऐसा है कि अंतर विषयक के अध्ययन से विषयों का गहन ज्ञान की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ बात निकल के आती है कि अंतर विषयक, यदि आप इस विषय को ठीक से पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंतर विषय का अर्थ होता है कि जब हम किसी एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते हैं तो हम केवल एक टॉपिक की चर्चा वहाँ नहीं करते हैं, वह उस टॉपिक की जब हम चर्चा करते हैं तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि यह टॉपिक कहाँ से आया है, कैसे आया और कैसे इसका प्रभाव हमारे यह जो दिए गए प्रश्न हैं या हमारे ज्ञान को प्रभावित करता है। तो एक साथ वहाँ कई टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे अंतर विषयक विषयों के अध्ययन के रूप में कहा गया है। तो अपने मत की पुष्टि करें, आप इसको कितना मानते हैं, सही संतुष्ट होते हैं, यही बात की व्याख्या करनी है। इस प्रकार हमारा देखा जाता है कि प्रश्न संख्या 6 अर्थात यूनिट 1, 2, 3 पूरा होता है और हमारा कोर्स नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कोर्स नंबर 6 की ओर, जिसे हम कहते हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। फुल मार्क्स होता है 40 नंबर का, समय अवधि होती है 3 घंटे और 10 मार्क्स का होता है असाइनमेंट। कुल मिलाकर के है यह 50 नंबर का। अब बात आती है कि प्रश्न संख्या 1 अर्थात इसमें भी सेम कंडीशन है, 3 यूनिट के प्रश्न हैं, कुल मिलाकर के 6 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न एक यूनिट से हैं, दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। पहला प्रश्न कहता है कि लिंग भेद, रूढ़िवादिता तथा सशक्तिकरण शब्दों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। लिंग भेद, रूढ़िवादिता और सशक्तिकरण से अभिप्राय यहाँ यह है कि लिंग भेद अर्थात लड़के लड़कियों के बीच में जो हमारे समाज में एक मंतव्य बना हुआ है कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती और ये काम केवल लड़कियों को करना है, ये काम लड़के नहीं कर सकते हैं, इसे कहा जाता है लिंग भेद, रूढ़िवादिता एवं सशक्तिकरण शब्दों के जो यहाँ पर व्याख्या की गई उसके बारे में है। दूसरा प्रश्न कहता है कि वर्तमान समय में विभिन्न कमीशनों और कमेटियों की नीति पहली को संतुष्टि की व्याख्या करना है। अर्थात यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं कि कमीशन और कमेटी बनाई जाती है जिससे कि वहाँ पर जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं, वेरियस कमीशंस एंड द कम्युनिटीज़ इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड, वह कार्य के कार्यान्वयन में कितना उपयोगी होता है, इस बात पर यहाँ चर्चा की गई है। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 जो है किसी यूनिट नंबर 1 से हमारा बिलोंग करता है। अब यूनिट नंबर 2 जो है उससे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है कि सामाजिक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। क्या है? सामाजिक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। भारतीय संदर्भ में यह सिद्धांत कितना उपयुक्त है, इस पर हम लोगों को चर्चा करना है। और चौथा प्रश्न है कि बालिकाओं की शिक्षा में
असमानताओं और बाधाओं का वर्णन करें, अर्थात जो बच्चों को पढ़ाई जाती है खास करके लड़कियों को, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या उनकी बाधाएं हैं, क्या क्या उनके असमानता है। असमानता अर्थात लड़के लड़कियों के बीच जो असमानता है उसकी बात हो रही है। इसे दूर करने का क्या उपाय है, इसे बताना है। इसी प्रकार इकाई नंबर 3 है जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। यहाँ दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है और कुल मिलाकर के 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो प्रश्न का संख्या 5 कहता है कि 2005 की राष्ट्रीय रूपरेखा में लिंग का विश्लेषण करें। 2005 एनसीएफ जो है इसके में लिंग के प्रति क्या उस पर रुख दिया गया है, क्या विचार दिए गए हैं, इस पर आपको बताना है। और छठा प्रश्न कहता है कि विद्यालय में लैंगिक समानता लाने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका है, इस पर आपको प्रश्न के जवाब देने हैं। चलिए अब हमारा जो यह प्रयास है वह आता है पहुंच करके पेडागोजी पर, अर्थात आपके ऑनर्स पेपर, मेथड पेपर की हम लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास यह पेपर क्या हुआ, 50 नंबर का। इसमें भी आपके लिए थ्योरी रखी गई है 40 नंबर और 10 नंबर का असाइनमेंट रखा गया है। और यह प्रश्न का जो आपको उत्तर देने हैं 3 घंटे इसके लिए समय निर्धारित किए गए हैं। सेम प्रक्रिया यहाँ भी है कि आपके पास 6 प्रश्न हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न हैं, उसमें से किसी एक प्रश्न के जवाब देने हैं आपको। आज हम लोग शुरू में पढ़ने जा रहे हैं वह पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास के शिक्षण शास्त्र पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि इतिहास तथा अतीत में अंतर स्पष्ट करें। इतिहास और अतीत दोनों ही भूतकाल की बात करता है, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। इसलिए कहा जा रहा है कि पास्ट और हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। अर्थशास्त्र तथा विज्ञान एवं तकनीक में कौन कौन से आयाम इतिहास से संबंधित है। यहाँ 2 विषय हैं, अर्थशास्त्र और विज्ञान। इसका हिस्ट्री से कैसे संबंध है इसके बारे में आपको लिखना है। इसका दूसरा प्रश्न कहता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का ब्लूम वर्गीकरण क्या है। ब्लूम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसको किस तरीके से हमारे शिक्षा से, शिक्षण से जोड़ा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, न केवल आपके बीएड, डीएलएड और एकेडमिक के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव रूप से भी ब्लूम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जाता है, जिसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य का ब्लूम वर्गीकरण क्या है, इतिहास शिक्षा तथा आयोजन में यह हमारी किस प्रकार मदद करता है। यह हो गया यूनिट 1 के 2 प्रश्न। अब यूनिट 2 से 2 प्रश्न हैं। पहला कहता है कि एनसीईआरटी विवाद में राज्य की भूमिका की आलोचना क्यों हुई और इस विचार के मुख्य मुद्दों की विवेचना करें। यह हो गया प्रश्न नंबर 3। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक विवाद में राज्य की क्या भूमिका है इसकी आलोचना करें और इस विचार में मुख्य मुद्दों की विवेचना करें। यह है प्रश्न नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न कहता है कि समाज विज्ञान शिक्षण में एनसीएफ 2005 के विभिन्न मुद्दे क्या हैं। वैश्विक युग में इतिहास शिक्षण में उनकी उपयोगिता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 2 एनसीएफ 2005 पर आधारित ज़्यादातर इसकी मुख्य बातें कही गई है। तो आप 3 और 4 क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देंगे, जो आपको अच्छे से आता है उस पर विवेचना करते हुए इसको लिखना है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इतिहास शिक्षण की स्रोत विधि के गुण और दोषों की विवेचना करें। इतिहास शिक्षण की स्रोत विधि के गुण और दोषों की विवेचना करें। और छठा प्रश्न है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से किसी 2 प्रश्न टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। पहला है कि शैक्षिक तथा व्यवहार परक उद्देश्यों में एक अंतर बताएं। दूसरा प्रश्न है अच्छी इतिहास की पुस्तक की विशेषता बताएं। तीसरा है कि पाठ्यचर्या निर्माण का सांस्कृतिक युग निर्माण क्या है। तथा चौथा है वह है कि बोझ रहित इतिहास शिक्षण में आईसीटी का क्या उपयोग है। तो इस प्रकार से 4 से 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसके उत्तर देने हैं। पेडागोजी इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र में क्या कहता है, यह भी अन्य विषयों की तरह यह भी है। 40 नंबर यहाँ आपके थ्योरी में है, 10 नंबर असाइनमेंट में है, टोटल मिलाकर के 50 नंबर का यह पेपर बनता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है, इसे भी
3 यूनिट में बांटा गया है। 6 प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। पहला प्रश्न कहता है कि इस सह संबंध से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र किस प्रकार अन्य विद्यालयी विषयों से संबंधित हो सकता है? उदाहरण दें। अर्थशास्त्र किस प्रकार अन्य विद्यालयी विषयों से संबंधित हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न कहता है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। किस सीमा तक इसकी प्राप्ति हो पा रही है? दूसरा प्रश्न है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण में उद्देश्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। किस सीमा तक इसकी प्राप्ति हो पा रही है? यह क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यूनिट 1 पूरा हुआ। यूनिट 2 कहता है कि अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न पद्धति की विवेचना करें। अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की व्यवस्था के लिए विभिन्न पद्धति की विवेचना करें। और चौथा प्रश्न कहता है कि एनसीएफ 2005 तथा बीसीएफ 2008 के संदर्भ में अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में किए गए सुधारों की विवेचना करें। एनसीएफ 2005 तथा बीसीएफ 2008 के संदर्भ में अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में किए गए सुधारों की विवेचना करें। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यूनिट नंबर 2 से यह प्रश्न पूरा होता है। अब तीसरा प्रश्न जो निकल करके आ रहा है वह सहकारी तथा सहयोगी अधिगम से आप क्या समझते हैं? सहकारी तथा सहयोगी अधिगम से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र शिक्षण में विजातीय कक्षा की जरूरतों पर आप किस प्रकार ध्यान देते हैं? सहकारी, रिपीट कर रहा हूँ, सहकारी तथा सहयोगी अधिगम से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र शिक्षण में विजातीय कक्षा की जरूरत पर आप किस प्रकार ध्यान देते हैं, इस पर व्याख्या करनी है। यह इकोनॉमिक्स के जो छात्र होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर जिन जिन टॉपिक टर्म का प्रयोग किया जा रहा है वह कितना उनके समझ में आता है, उसके अनुसार इनको जवाब देने हैं। वही छठा प्रश्न है इस इकोनॉमिक्स का, आखिरी है, वह कि यहाँ 4 टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से किन्हीं 2 के ऊपर आपको व्याख्या करनी है और इसका उत्तर आपको लिखना है। पहला है सर्वेक्षण विधि, दूसरा है नाटकीकरण विधि, तीसरा है प्रश्न प्रविधि और चौथा है भूमंडलीकरण। तो कुल मिलाकर के आपका पेडागोजी इकोनॉमिक्स पूरा होता है, जिसमें 6 प्रश्न है। 6 में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा पेडागोजी नंबर हिंदी। यह भी सेम कंडीशन में है कि 40 नंबर की आपकी थ्योरी है, 10 नंबर का असाइनमेंट है और इस प्रकार से यह 3 घंटे में आपको उत्तर देने हैं। 3 यूनिट में आपके प्रश्न हैं जिस पर हम लोगों को चर्चा करना है। पहला प्रश्न करता है कि हिंदी भाषा के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। दूसरा है इसी से जुड़ा हुआ कि सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रायोगिक, साहित्यिक तथा भाषाई संदर्भ में इसके महत्व की चर्चा करें। पहला प्रश्न यह हुआ। दूसरा प्रश्न है कि मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। हिंदी अर्थात मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों की विवेचना करें। यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 कहता है कि तीसरा नंबर और प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित हिंदी भाषा पाठ्यक्रम भाषा का मूल्यांकन करें। तो यहाँ आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इससे उसके जवाब आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 9वीं कक्षा के लिए हिंदी की एक उपयुक्त अर्थात उपयुक्त पाठ्यपुस्तक का चयन आप किस प्रकार करेंगे? चयन के सिद्धांतों का वर्णन करें। चलिए, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 और 4 पूरा होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो यदि लंबी नहीं होगी तो सभी बातें पर्याप्त मात्रा में नहीं रखी जा सकती है। वीडियो बार बार टुकड़ा टुकड़ा करने से, छोटा छोटा करने से सभी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारी मजबूरी है कि इस वीडियो को थोड़ा सा हमें लंबा होना पड़ गया, और इसके लिए आप घबराए नहीं, यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा, इतना आप धैर्य रखें। प्रश्न संख्या 5 और 6 अर्थात यूनिट 3 कहता है कि हिंदी भाषा के शिक्षण में वाचन की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके गुणों और दोषों पर प्रकाश डालें। और छठा कहता है कि जो आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से 2 टॉपिक का आपको उत्तर देना है, संक्षिप्त उत्तर देना, और इस प्रकार से आपके यह पूरे हो जाते हैं। नंबर 1 कहता है कि गद्य पाठ का शिक्षण, ख कहता है पद्य पाठ का शिक्षण, ग कहता है कि हिंदी में मौखिक कार्य की उपयोगिता, और घ कहता है हिंदी में रचनात्मक लेखन। इस प्रकार से हमारा
जो 4 यूनिट में से 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और यह पूरा हो जाता है। अब है पेडागोजी नंबर इंग्लिश। पेडागोजी इंग्लिश का भी सेम कंडीशन है। आप देख रहे हैं कि 40 मार्क्स हैं, अर्थात 40 थ्योरी के हो गए, 10 असाइनमेंट के हो गए। प्रश्न क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेज इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। भारत के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश भाषा का क्या यहाँ पर महत्व है, रोल है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश भाषा को पढ़ने और पढ़ाने में क्या क्या कंडीशंस है, कठिनाइयाँ हैं और यह कैसे हमारे लिए उपयोगी है सेकेंडरी लेवल स्कूल में, इसके बारे में आपको बताना है। यह यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 कहता है 3 और 4 क्वेश्चन यूनिट 2 से हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द करिकुलम। करिकुलम किसे कहा जाता है, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में बताना है। हाउ टेक्स्ट बुक इज एन इसेंशियल रिसोर्सेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, अर्थात आपको पाठ्यचर्या के बारे में बताना है और यह कैसे हमारे लिए उपयोगी है हमारी भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। चौथा कहता है कि कंप्लीट एंड कॉन्ट्रास्ट द इंग्लिश करिकुलम ऑफ द ICSE, CBSE एंड द BSCB। इन तीनों शिक्षण बोर्ड के बारे में आपको व्याख्या करना और उसके तुलनात्मक रिजल्ट आपको बताने हैं। और इस प्रकार से यूनिट 2 पूरा हुआ। यूनिट 3 कहता है, इसमें भी 3 प्रश्न हैं, इसमें से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का क्या कैरेक्टर है उसमें बताना है। एंड व्हाट मार्क्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर में ट्रांसलेशन मेथड में क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमको अन्य ग्रामर की तुलना में बताना है। छठा कहता है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग राइटिंग स्किल्स, सजेस्ट द सुटेबल स्ट्रेटजी टू द डेवलप राइटिंग स्किल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेजेज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ द सेकेंडरी लेवल। सजेस्ट द सुटेबल स्ट्रेटजी, ऐसे कौन कौन से हमारे स्ट्रेटजी होंगे जिससे कि हम अपने इंग्लिश के लैंग्वेज के जो स्किल हैं, टीचिंग स्किल, उसको कैसे डेवलप, राइटिंग स्किल है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें व्याख्या करनी है। अब इसी प्रकार हम आगे जो है उसे देखते हैं कि पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी दिया गया है और पेडागोजी ऑफ सिविक्स दिया गया है। पेडागोजी ऑफ जो है ज्योग्राफी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी है, कहता है नंबर 1 क्वेश्चन, यहाँ भी 40 नंबर के हैं, 6 प्रश्न है, इसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यूनिट 1 से कहता है कि भूगोल, नंबर 1 क्वेश्चन है कि भूगोल मानव तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंतः क्रिया का अध्ययन बताएं। क्या कहता है, मानव भूगोल तथा पर्यावरण अर्थात मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या आपस में अंतः अध्ययन किया है, क्रिया है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है कि माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें और उदाहरण सहित स्पष्ट करें। माध्यमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के बारे में आपको बताना है, अर्थात सेकेंडरी स्कूल में ज्योग्राफी की पढ़ाई का कितना हमारे लिए उद्देश्यपूर्ण है और इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कहता है कि भूगोल पाठ्यक्रम में नवीन परिवर्तनों की आलोचनात्मक समीक्षा करें तथा भूगोल शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। ये दोनों आपको बताने हैं, नवीन परिवर्तन के आलोचनात्मक समीक्षा तथा भूगोल शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। 5वां प्रश्न है यूनिट नंबर 3 से कि भूगोल शिक्षण में प्रादेशिक विधि क्या है। भूगोल शिक्षण में प्रादेशिक विधि क्या है, उदाहरण सहित उनके गुणों दोषों की विवेचना करना है। और आखिरी प्रश्न यूनिट नंबर 3 का है, वह है कि आगमनात्मक तथा निगमनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। आगमनात्मक तथा निगमनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। और इस प्रकार से यूनिट 3 हमारा पूरा होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, वह है कि यह क्या बोलते हैं आपको, पेडागोजी ऑफ सिविक्स के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। और यह हमारे इस 2017 का आखिरी पेपर है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और क्या कहता है हमारा, इस पर ध्यान दीजिएगा। पेडागोजी ऑफ सिविक्स अर्थात नागरिक पर हमें पढ़ना है और यह 40 नंबर का और 10 नंबर है आपके असाइनमेंट में, कुल मिलाकर के हमारा यह हो जाता है
50 नंबर का पेपर और 3 घंटे में इसके जवाब देने हैं। जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि 40 नंबर का अर्थात 10 नंबर का असाइनमेंट अर्थात यह 50 नंबर का पेपर है। इस 50 नंबर के पेपर में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात यूनिट 1, 2, 3 से बिलोंग करता है और यह किन्हीं 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिसको मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। नंबर 1 में है कि नागरिक शास्त्र की परिभाषित करें। नागरिक शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा करें, अर्थात नागरिक क्षेत्र किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देना है और नागरिक शास्त्र का कैसे संबंध है प्रकृति तथा इसके कहाँ कहाँ क्षेत्र हैं, इस पर हमें डिस्कशन करना है। दूसरा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण किस तरह से राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, अर्थात जो हमारा नागरिक शास्त्र है वह किस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, कैसे इससे जुड़ा है, इसकी विवेचना करनी है, अर्थात इसके बारे में हमें लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग कौन कौन से उपाय हैं, उसके बारे में आपको बताना है तथा किन्हीं 2 की आपको चर्चा करनी है। नागरिक पाठ्यक्रम की व्यवस्थित करने में कौन से अलग अलग अप्रोच हैं, उसके बारे में आपके 2 को बताना है। चौथा कहता है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 की क्या बात है, इसकी समीक्षा करना है। नागरिक शास्त्र के संदर्भ में जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नेशनल करिकुलम फोरम 2005 सभी विषयों की समीक्षा अलग अलग ढंग से की गई है। उसी में नागरिक जो हमारा विषय है, पेडागोजी है, उसमें कैसी इसकी व्याख्या है, क्या इसकी व्याख्या है, इस पर हम लोगों को विशेष करके ध्यान देना है। तो विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं, अभ्यर्थियों, हमारा यह प्रयास था कि 2017 का यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए इस तरीके से लेकर के आया जाए कि बीएड की तैयारी जो आप कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए जहाँ तक हो सके उपयोगी हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा होगा। फिर भी यदि आपको हमारे इस प्रयास में कहीं त्रुटि लगे, कमी लगे और आपको समझ में कहीं कमी आए तो आप हमारे इस YouTube चैनल को यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो हमें कमेंट्स करके अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि आपकी सभी समस्याओं को, प्रॉब्लम को दूर करूँ। चलते चलते एक और बात कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से सब्सक्राइब होते हैं, जुड़ते हैं, तो आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसका आपको गेस दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और साथ ही साथ जहां तक हो सके इन प्रश्नों को व्याख्या करते हुए मैं अभी लगातार एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहेंगे कम से कम 5 साल के, जो आपके लिए